नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के लास्ट में उस प्रश्न का आंसर भी बताऊंगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि किस विद्युतीय चुंबक तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि किस चुंबकीय तरंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि अवरक्त तरंग। किसका? तो अवरक्त तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, वो किस ताप पर होता है, किस टेम्परेचर पर होता है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि 0 डिग्री ताप पर। कितना पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं, यानी कि जो तड़ित चालक है वो किसके बनाए जाते हैं। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तांबे का। किसका? तांबे का, जिसे कॉपर भी कहा जाता है, जिसका संकेत होता है Cu। यानी कि जो तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसका? तो कॉपर का, यानी कि तांबे का बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, यानी कि जो सूर्य का जो हीट है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, किस माध्यम द्वारा पहुंचती है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? तो विकिरण द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर आधारित है, यानी कि जो परमाणु रिएक्टर है वो किस पर आधारित है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई इसका एक सही आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि नाभिक के विखंडन पर। जो परमाणु रिएक्टर आधारित है वो किस पर आधारित है? तो नाभिक के विखंडन पर आधारित है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, यानी कि जो गैस के अणुओं का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किस टेम्परेचर पर शून्य होती है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि -723 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? तो -723 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा शून्य होता है, यानी कि जो उसका जो ताप है वो शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, यानी कि हाई टेम्परेचर को जो मापने का यंत्र है उसे क्या कहा जाता है। तीसरा प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि पायरोमीटर। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि पायरोमीटर होगा। क्या होगा? पायरोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उच्च तापक्रम यानी कि हाई टेम्परेचर को जो मापने का यंत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो पायरोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है, यानी कि आपको बताना चारों ऑप्शन में से जो कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी कण है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। तीन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि न्यूट्रॉन। क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा जो सबसे अधिक अस्थायी कण होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन जो सबसे अधिक अस्थायी कण है। यानी कि आपको पूछा था कि कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, यानी कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूम जाएगा। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा 2 थीटा। क्या होगा? 2 थीटा, यानी कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगा? 2 थीटा वेग से घूम जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूम जाएगा? तो 2 थीटा से। कितना से? तो 2 थीटा से। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, यानी कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका वेट क्या होता है? तो उसका वेट क्या होता है? तो परिवर्तनशील होता है, यानी कि बदलते रहता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो परिवर्तनशील होता है, यानी कि वो बदलते जाता है, जैसे जैसे नीचे आएगा उसका भार बदलते रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि पारा किस ताप पर जमता है,
जो पारा का जो जमने का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है। तीसरा प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है -39 डिग्री सेल्सियस पर जो पारा है वो जम जाता है। तीसरा प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी, -39 डिग्री सेल्सियस हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। पारा किस ताप पर जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य का हमें कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, कि वर्णमंडल, किरीट, प्रभात मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि किरीट, जिसे कोरोना भी कहते हैं। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा किरीट, जिसे कि कोरोना भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट या फिर कोरोना। क्या होगा, किरीट या फिर कोरोना हो जाएगा, यानी कि सूर्य ग्रहण के समय किरीट हमें दिखाई देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का क्षय किसमें कम होता है, यानी कि ऊर्जा का खपत सबसे कम किसमें होता है, दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, या फिर इन दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि दिष्ट धारा, जिसे डीसी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय सबसे कम होता है, यानी कि ऊर्जा का खपत सबसे कम किस में होता है, तो डीसी में, यानी कि दिष्ट धारा में, यानी कि डायरेक्ट करंट में। तो इसका हो गया आंसर ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनडुब्बी आधारित है, यानी कि जो पनडुब्बी है वो किस पर आधारित है, न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है, यानी कि जो पनडुब्बी आधारित है किस पर आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, यानी कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो किस पर उत्पन्न हो सकती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर सभी माध्यम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि सभी माध्यम में। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न कहाँ होती है, तो ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी और गैस में भी, यानी कि इन सभी में हो सकती है, यानी कि सभी माध्यम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। देखिए हम लोग का मात्रक होता है एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक। तो इसमें आपको पूछा है कि सीजीएस मात्रक क्या होता है बल का, तो बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है डाइन। क्या होता है, डाइन, यानी कि ऑप्शन सी होगा। और यदि आपको एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या लगाना है, आपको न्यूटन लगाना है। एसआई मात्रक पूछेगा तो न्यूटन लगाना है, लेकिन आपको इसमें सीजीएस मात्रक पूछा तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। जो एक माइक्रोन है वो किसके बराबर होता है, 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, या फिर 0.01 मिलीमीटर, या फिर 0.001 मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि 0.001 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 0.001 मिलीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अदिश राशि कौन है, यानी कि आपको स्केलर क्वांटिटी पूछा है, अदिश राशि पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऊर्जा होगा, बल आघूर्ण, संवेग, या फिर त्वरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि ऊर्जा। एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होता है, तो अदिश राशि वैसी राशि होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो अदिश राशि का आपको डिफिनेशन पता चल गया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे कहा जाता है अदिश राशि। तीन चारों ऑप्शन में से अदिश राशि कौन सी है, तो ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, तो ऊर्जा। बाकी जो आपको बल आघूर्ण दिख रहा है, संवेग दिख रहा है, त्वरण दिख रहा है, ये सब के सब सदिश राशि है। यदि आपको सदिश राशि पूछता तो इन तीनों का होता है। तो इसमें हम लोग को पूछा अदिश राशि, तो हो जाएगा ऊर्जा। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है, तो आपको पूछा है कि ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है, जो हम लोग जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा।
वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। देखिए इसमें हाइग्रोमीटर है और एक हाइड्रोमीटर है, दोनों पर आप कंफ्यूज मत होइए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का हाइड्रोमीटर पर आधारित है, अभी हम लोग देख रहे हैं हाइग्रोमीटर। तो चलिए देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आपको सारा क्लियर कर देंगे कि इसका जो जितना भी आपको डाउट होता है कि हाइग्रोमीटर किसका होगा और हाइड्रोमीटर किसका होगा। तो जब वायुमंडलीय आर्द्रता का आपको पूछेगा तो हाइग्रोमीटर लगाना है, और जब आपको वो है जो आपको देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन है कि द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापी जाती है? देखिए इससे पहले पिछले वाला हम लोग का था कि वायुमंडलीय आर्द्रता, और इसमें है कि द्रव का घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोमीटर। देखिए इन दोनों नाम सेम सेम है, हाइग्रोमीटर वो एक एक है और एक है हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रो में से ग्रो को लेंगे और हाइड्रो में से ड्रो को लेंगे। तो ग्रो यानी कि जी और ड्रो यानी कि डी। तो जी से हम लोग का क्या होगा और डी से क्या होगा? देखिए डी से तो होता है डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी। आप इसे दोबारा कभी भी नहीं भूल सकते हैं, पूरा जिंदगी आपका लग जाएगा इसे भूलने में, आप इसे कभी भी नहीं भूल सकते कि किसका कौन वाला होगा। सो तो जब आपको डेंसिटी का बात करेगा यानी कि घनत्व का बात करेगा, देखिए इस पर हम लोग का घनत्व का बात कर रहा है। जब डेंसिटी का बात करेगा तो डी वाला लेंगे यानी कि ड्रो लेंगे, तो हाइड्रो होगा। और यदि आपको वायुमंडलीय आर्द्रता का बात करेगा तो आपको जी लेना है। क्या लेना है? जी। बस आपका तो डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रो होगा या फिर हाइग्रो होगा। तो जब आपको घनत्व का पूछेगा तो घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी का पहला लेटर है डी, तो आपको दिखेगा यहाँ पर ड्रो, हो जाएगा ना। तो जब आपको बोलेगा कि घनत्व तो आपको क्या लगाना है? हाइड्रोमीटर। और यदि आपको बोलेगा कि आर्द्रता तो आपको लगाना हाइग्रोमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको कभी भी इस पर कंफ्यूज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई बढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब पर क्या परिवर्तन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि घटता है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई बढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटते रहता है। क्या होता है? घटते रहता है, यानी कि घट जाता है। क्या होता है? घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि जो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको दिया हुआ चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्व प्रेरण या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको क्या लगाना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्ट की खोज किसने की? जो लिफ्ट है वो लिफ्ट की खोज किसने की है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेयर ने, फेराडे ने, एडिसन या फिर ओटिस। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी यानी कि ओटिस। क्या हो जाएगा? ओटिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि आपको पूछा था ना कि लिफ्ट की खोज किसने की, तो आपको क्या लगाना है? ओटिस लगाना है, यानी कि ऑप्शन डी लगाना है इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि हमारे जो रेटिना पर, जो हमारे आंख का जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा या फिर काल्पनिक एवं उल्टा। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? वास्तविक एवं उल्टा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न का, वास्तविक एवं उल्टा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपको क्या लगाना है? वास्तविक एवं उल्टा। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अंतिम का जो हम लोग का क्वेश्चन है, वो हम लोग का क्वेश्चन है कि गामा किरण की खोज किसने की? यानी कि जो गामा रे है उसकी खोज किसने की? उसका खोजकर्ता कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी पॉल विलार्ड। क्या हो जाएगा? पॉल विलार्ड हो जाएगा गामा किरण के खोजकर्ता। यानी कि गामा किरण की खोज किसने की? तो पॉल विलार्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जो 25वां क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पॉल विलार्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको 2500 क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि पिछले वीडियो के यानी कि जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होने वाला है। हम लोग का कल का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? यानी कि काइनेटिक ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसमें नहीं है? चलती हुई गोली में, बहता हुआ पानी में या फिर चलता हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष। तो इसमें से राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी यानी कि खींचा हुआ धनुष, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसमें नहीं है? तो क्या हो जाएगा? खींचा हुआ धनुष। इसमें स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा
नहीं है, इसमें स्थिति के कारण ऐसा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं कि आज का प्रश्न हम लोग का क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, वो हम लोग का क्वेश्चन है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ये जो बताया है वो किसने बताया? तो आर्यभट्ट होगा, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या फिर गैलीलियो। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, या फिर आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का आंसर आपको बता ही दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको हर एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।